आज हम पढ़ेंगे पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। पहले थोड़ा कवि परिचय पढ़ लेते हैं। जो केदारनाथ अग्रवाल है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। किन का जन्म हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल का। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई, जो दोनों का है उत्तर प्रदेश में। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे और उनकी तात्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से मतलब उसी समय के जो साहित्यिक आंदोलन होते थे उनसे उनका गहरा जुड़ाव था। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं देखिए हम कि नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, वो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। जैसे भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है, वैसे ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इन दोनों पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का प्रमुख विषय होता है। कौन सा? जन सामान्य, जो मध्यम वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, उसका संघर्ष और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करना ही इनकी जो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि थे उनका प्रमुख विषय रहता है। यहाँ प्रकृति का यथार्थ मतलब वास्तविक जो रूप है वो यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है, मतलब मुख्य विशेषता है कि जब हम पढ़ते हैं तो संगीत का आनंद अनुभूत होता है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। बुंदेलखंड समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। प्रस्तुत कविता जो है उसमें कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। ये जो कविता है इसमें जो कवि हैं उनका प्रकृति के प्रति जो उनका गहन मतलब गहरा जो लगाव है, जो प्रेम है, वह इस कविता में दर्शाया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि चंद्रगहना से लौटती बेर, ये एक जगह का नाम है। चंद्रगहना नामक स्थान से कवि वापस लौट रहे हैं और लौटते समय वह उनका जो मन है वो किसान के खेत खलियान और उनका प्राकृतिक परिवेश देखकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कि जो कवि है वह चंद्रगहना नामक स्थान, ये एक जगह का नाम है चंद्रगहना नामक स्थान से लौटती बेर का मतलब समय। यहाँ पर बेर है वो खाद्य पदार्थ नहीं है। उससे लौटते समय कवि उस स्थान से वापस लौट रहे हैं और लौटते समय जो किसान का जो खेत है, खलियान है और उन पर जो हरियाली छाई हुई है, उस हरियाली को, उस मनमोहक दृश्य को देखकर कवि का जो मन है वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इस कविता में कवि ने उन सृजनात्मक कल्पना और अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। कि ये सारी चीज़ें हमें क्या लगती है? साधारण सी लगती है। ये सामान्य है, चना का पेड़ है, अलसी का पेड़ है, खेतों में हरियाली छाई हुई है, ये सारी चीज़ें हमें सामान्य लगती हैं। लेकिन कवि इन सामान्य चीज़ों में भी असामान्य दृश्य को देखता है, असामान्य कल्पना करता है, असाधारण सौंदर्य को क्या कर लेता है? असाधारण सौंदर्य को अभिव्यक्त करता है।
उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच में भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता अभिव्यक्त हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो कवि है वो कह रहे हैं कि आज शहरी विकास में के कारण जो प्राकृतिक सुंदरता है वह धुंधली पड़ चुकी है, वह अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, और उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ही कवि ने यहाँ पर किया है। चलो कविता की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चंद्रगहना एक जगह का नाम है। चंद्रगहना एक जगह का नाम है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा। कवि कह रहा है कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान को देख कर आया हूँ, और अब मैं देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब इस खेत की मेड़ पर बैठकर, मेड़ खेतों की विभाजक रेखा, मिट्टी का ऊंचा भाग, जो मिट्टी से दो खेतों को अलग करने के लिए मिट्टी की एक जो दीवार बना देते हैं उसे क्या कहते हैं, मेड़। तो कवि कह रहे हैं कि मैं इस मेड़ पर बैठकर, खेत की इस मेड़ पर अकेला बैठकर अब मैं इस खेत के प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहता हूँ। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा। कि मैं चंद्रगहना नाम स्थान को देखकर तो देख आया हूँ, लेकिन अब मैं इस खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर, यानी उस दीवार पर बैठकर इस खेत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारना चाहता हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। कवि कह रहे हैं कि कवि को एक चने का पौधा दिखाई देता है तो वो कहता है कि एक बीते के बराबर। बीता होता है बलिष्ठ, बलिष्ठ ये जिसे बिलांद बोलते हैं, और पुराने जमाने में ये एक नाप भी होता था, नापते थे लोग ऐसे ही बलिष्ठ से ही। तो कह रहे हैं कि एक बीते के बराबर, ये जो चने का पौधा है ये एक बलिष्ठ के बराबर है, एक अंकुर बिलांद के बराबर है, और यह आकार में कैसा है, ठिगना है, छोटा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, जो हरे रंग का जो चना है वह ठिगना और एक बलिष्ठ के बराबर है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। और चने के पौधे पर कैसे रंग का फूल आया हुआ है, गुलाबी रंग का फूल आया हुआ है। तो कवि की कल्पना देखिए, कवि ने यहाँ के चने का जो पौधा है उसका मानवीकरण कर दिया है। अलंकार में हमने पढ़ा है ना, मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्रकृति की जड़ वस्तुओं के ऊपर मनुष्य के हाव भावों का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो कवि ने भी यहाँ क्या कर दिया, चने के पौधे का मानवीकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। कि उन्होंने अपने सिर पर वो हरा रंग की तो उसकी पोशाक मान ली है, और उसके सिर पर चने के पौधे पर कैसे रंग का फूल आया हुआ है, गुलाबी रंग का। तो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो चना है वो वह हरे रंग की पोशाक पहनकर और अपने सिर पर गुलाबी रंग का साफा पहनकर दूल्हे के रूप में सज धज कर खड़ा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। कि ये जो चने का पौधा है यह आकार में बहुत ही छोटा है, ठिगना है, एक बलिष्ठ के बराबर है, और यह हरे रंग का है और इसके सिर पर गुलाबी रंग का फूल आया हुआ है। तो कवि कल्पना करता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि चने ने हरे रंग की पोशाक पहन रखी है और वह गुलाबी रंग का साफा पहनकर सज धज कर खड़ा हुआ है। आगे देखिए, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी अठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। तो यहाँ तो उसको तो किसका रूप दे दिया, दूल्हे का रूप दे दिया, वर का रूप दे दिया, और यहाँ पर दुल्हन का रूप दे दिया, किसको, अलसी को। अब अलसी का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी अठीली। कि जो अलसी का पौधा है वह हठपूर्वक, जिदपूर्वक चने के पौधे के पास में उग आया है। वह स्वभावगत कैसी है, अठीली, गुणवाचक विशेषण है भी यहाँ पर,
अलसी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, हठीली। तो पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अलसी का पौधा जिद पूर्वक चने के पौधे के पास उग आया है और वह कैसा है, जिद्दी प्रवृत्ति की। देह की पतली, वो कैसी है, शरीर से कैसी है, कमजोर। कमर की है लचीली और उसकी कमर कैसी है, लचकदार। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, उसके सिर पर कैसे, उसके ऊपर, अलसी के ऊपर कैसे रंग का फूल खिला हुआ है, नीले रंग का। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी उसके सिर पर, अलसी पर नीले रंग का फूल आया हुआ है और कवि कल्पना कर रहा है कि वह हठीली नायिका है जो शरीर से कमजोर और उसकी कमर है वह कैसी है, लचकदार है। कह रही है जो छुए, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। कवि कह रहा है कि अलसी कह रही है, यहाँ अलसी के मनोभावों का वर्णन किया गया है। मनोभाव होते हैं मन के भाव। पहले हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि कवि है वह साधारण में भी असाधारण की कल्पना कर रहा है। कवि का मानना है कि जो प्राकृतिक साधारण सुंदरता है उसमें असाधारण सुंदरता छुपी हुई है। तो वो यहाँ अलसी के मनोभावों का वर्णन किया गया है कि अलसी कह रही है कि जो मुझे छुएगा, जो मेरा वर्ण करेगा, उसे ही मैं क्या करूँगी, अपने हृदय का ध्यान दे दूँगी, उसी से मैं विवाह करूँगी। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, चने के पौधे के पास अलसी का पौधा जिद पूर्वक उगाया है। आप एक सामान्य कल्पना में देखिए, चने का पौधा है, उसके पास किसका पौधा खड़ा हुआ है, अलसी का। अलसी के पौधे के ऊपर नीले रंग का फूल आया हुआ है। जब हवा चलती है तो अलसी का पौधा कैसा है, कमजोर है, पतला सा है। उसकी घास भी कैसी होती है, देखा होगा आपने, कई घास ऐसी होती हैं जिनके तना कैसा होता है, पोला होता है, अंदर से खोखला होता है। तो वैसे ही लचीली जो अलसी है उसका तना भी कैसा है, खोखला है। तो जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, हिलता है वो फूल। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। जो अलसी है वह जिद पूर्वक चने के पौधे के पास उग आई है। उसका शारीरिक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जो अलसी है वह शरीर की कमजोर और कमर की लचीली है। लचकदार, उसकी कमर कैसी है, लचकदार है, लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, अलसी के ऊपर नीले रंग का फूल आया हुआ है और उस नीले फूल को देखकर कवि कहता है कि जैसे वह नीले फूले फूल, उसने नीले रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी है और कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसी को अपने हृदय का दान दे दूंगी। तो यहाँ पर तो उसने क्या कर रखा है, हरे रंग की पोशाक पहन रखी है और गुलाबी रंग का साफा पहन रखा है और दूल्हे के रूप में सज धज कर खड़ा है। नीचे है अलसी। अलसी हठीली है, जिद्दी है, वह नायिका है और उसने क्या कर रखा है, नीले रंग की ओढ़नी ओढ़कर वह क्या कर रही है, दुल्हन के रूप में सज धज कर खड़ी हुई है और वो कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसे ही अपने हृदय का दान दे दूँगी। शब्दार्थ देखिए मैंने बता दिए। मेड़, खेतों की विभाजक रेखा, मिट्टी का ऊंचा स्थान। बीते, बालिश। मुरेठा का अर्थ होता है पगड़ी या साफा। शीश, सिर, हठीली, जिद्दी, हट करने वाली। ध्येय, शरीर। पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, काव्यांश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, हरे चने प्रश्न नंबर 3 आप लिखो,
चने को किस रूप में दर्शाया गया है? शब्दार्थ आपको करनी है। प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थ लिखो। जो शब्दार्थ मैंने काव्यांश के नीचे दिए गए हैं, काव्यांश पर आधारित शब्दार्थ लिखने, जो काव्यांश में शब्दार्थ बताए उन्हीं शब्दार्थ को लिखना है। और ये 3 प्रश्न करने और शब्दार्थ लिखने, ये आपका है अगली क्लास में। थैंक यू।